अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है कि बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना को टिकट, बद्रीनाथ से राजेंद्र सिंह भंडारी उम्मीदवार बनाए गए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त के हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। उत्तराखंड के विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मंगलौर से किसको प्रत्याशी बनाया गया आप देख सकते हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है बीजेपी ने। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर क्लीन स्वीप किया है, लेकिन अब उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव की बारी है और इसको लेकर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। और उद्यान घोटाले में सीबीआई ने एक बड़ा एक्शन करते हुए 3 एफआईआर दर्ज की हैं। मामले में 15 आरोपियों को नामजद किया गया है, जबकि आज ही सीबीआई ने 26 लोगों से पूछताछ की है। तीनों एफआईआर में पूर्व निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा का मुख्य आरोपी उनको बनाया गया है, जिसकी किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी उद्यान घोटाले से जुड़ी हुई। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। क्या अपडेट है दीपांकर? 5 राज्यों में 20 से ज्यादा ठिकानों पर ये आज धरपकड़ की, जिसमें 26 लोगों से पूछताछ की गई है। और अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि अब से कुछ देर में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, चाहे पिथौरागढ़ में हो, नैनीताल में हो, देहरादून में हो। और खबर यह भी है सूत्रों के हवाले से कि 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कुछ गिरफ्तारियां आपसे कुछ 1-2 घंटे के भीतर वो गिरफ्तारियां भी हो जाएंगी। तो उद्यान विभाग में ये पहला घोटाला इस्टेब्लिश हो चुका है, जिसमें पूर्व निदेशक, 3 बड़े अफसर, इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के कई कर्मचारी हैं, जम्मू कश्मीर की फर्म के कई दूसरे जुड़े हुए लोग हैं, इसके साथ साथ उत्तराखंड की अलग अलग फर्म्स के कुछ लोग हैं। और इसके बाद सीबीआई हो सकता है कल 2 एफआईआर इसमें और दर्ज करे और अभी ये घोटाला और बड़ा होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उद्यान विभाग में जो बड़ा घोटाला हुआ है, लगभग 600 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला है सेब और कीवी के पौधों की खरीद का, उसमें फाइनली आज एक्शन देखने को मिला है सीबीआई की तरफ से। और अब माना जा रहा है कि आज देर रात और कल सुबह तक 8 से 10 आरोपियों की गिरफ्तारियां इसमें होंगी। नलिनी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उद्यान विभाग में इतने बड़े घोटाले को अंजाम देने का आरोप पूर्व निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा पर है, जिसे सीबीआई कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। पर इस आरोपी अफसर को हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड आखिर लाया कौन? सीबीआई के धरपकड़ के बाद सबने हाथ झाड़ने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि इस अपॉइंटमेंट के लिए उस वक्त के मुख्यमंत्री, मंत्री और पूरी कैबिनेट जिम्मेदार है। ठीक 1 साल पहले 13 जून को ही उद्यान घोटाले के आरोपी निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा को सस्पेंड किया गया था और ठीक 1 साल के बाद 13 जून को ही सीबीआई ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। बावेजा को सीबीआई किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। उद्यान विभाग में हुआ ये घोटाला उत्तराखंड के बड़े घोटालों में से एक है, जो बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुआ। इसीलिए उंगली सरकार पर भी उठ रही है, खास तौर पर कृषि और उद्यान विभाग के मंत्री पर। सवाल है कि इतने बड़े घोटाले को बावेजा ने अंजाम तक पहुंचा दिया, तो क्या ये काम बिना राजनीतिक संरक्षण के हुआ? बावेजा को आखिर हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड में निदेशक बनाकर क्यों लाया गया? फरवरी 2021 से फरवरी 2024 तक बावेजा उत्तराखंड में रहा। जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसे सस्पेंड किया। आरोपों में घिरने के साथ और सीबीआई जांच के बीच में बावेजा एक लेटर लिखकर फरवरी 2024 में हिमाचल चला गया। यानी बावेजा के आने से लेकर जाने तक की कहानी समझ से परे है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि बावेजा पहले से ही गड़बड़ था और अपॉइंटमेंट के वक्त उसके डॉक्यूमेंट नहीं देखे गए, जबकि वो उत्तराखंड आने से पहले ही घपले कर चुका था। जब वो यहाँ पर आया था, क्योंकि मेरे समय में नहीं आया था, उसने उस तथ्य को भी छुपाया कि उसके खिलाफ वहां पर ऑलरेडी जांच चल रही थी। उसने जब अपने डॉक्यूमेंट्स यहां सबमिट किए
इसमें उसने उसका उल्लेख नहीं किया, यही मेरे अधिकारी द्वारा मुझे बताया गया। गणेश जोशी के बयान से साफ है कि उनका कोई लेना देना नहीं है, तो सवाल त्रिवेंद्र सरकार में उस वक्त के मंत्री सुबोध उनियाल पर खड़े होते हैं, क्योंकि तब सुबोध उनियाल कृषि मंत्री थे। उनकी माने तो डॉक्यूमेंट चीफ सेक्रेटरी वाली कमेटी को देखने चाहिए थे, इसमें मंत्री का कोई रोल नहीं होता। कि जो कभी भी विभागाध्यक्ष की अगर विज्ञप्ति जारी होने के बाद साक्षात्कार होते हैं तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में साक्षात्कार होता है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुए साक्षात्कार में उनका चयन करने के बाद विभाग को भेजा गया। तो ये काम समिति का था कि वो उनके जब उनको स्क्रीनिंग में क्लियर किया तो समिति को देखना चाहिए था कि उन पे आरोप है या नहीं है, जिसमें विभागीय मंत्री का कोई लेना नहीं। तो क्या बावेजा को उत्तराखंड लाने और फिर वापस भेजने का काम अफसरों ने किया? दोनों मंत्रियों के बयानों से तो यही लगता है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इसे गंभीर मामला मानते हैं। हरीश रावत के मुताबिक बावेजा को लाने के लिए उस वक्त के मंत्री या मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, जिसने फाइल साइन की, और ये दोनों नहीं तो फिर पूरी कैबिनेट जिम्मेदार होगी। चीफ सेक्रेटरी कभी जिम्मेदार नहीं होता, जिम्मेदार हमेशा कैबिनेट होती है, मंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है। तो ये तीनों को या तो पूरी कैबिनेट को जिम्मा लेना पड़ेगा, मंत्री को जिम्मा लेना पड़ेगा या मुख्यमंत्री को जिम्मा लेना पड़ेगा। जब अफसर ही घपलेबाज था तो उसे उत्तराखंड लाया ही क्यों गया? ये सवाल अब सरकार के मंत्री गणेश जोशी के बयान से खड़ा हुआ है। ऐसे में सीबीआई ने गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू किया है तो सियासत और गरमाएगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। अल्मोड़ा के बेंसर में जंगल की आग से 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। सभी मृतक वन विभाग के कर्मचारी हैं, जबकि 4 घायलों को स्थानीय लोगों द्वारा बेस अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जंगल में आग से अब तक जिले में कुल 9 लोगों की मौत हो चुकी है। चार लोग आए हैं, जंगल में आग लगी तो उसको बुझाने के चक्कर में, और चारों लोग काफी मात्रा में जले हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति काफी 80% जला हुआ है, बाकी लोग 40 से 50% तक जले हुए हैं। अल्मोड़ा के बिनसर में जंगल की आग से 4 लोग जिंदा जल गए हैं और 4 लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको बेस अस्पताल में प्राथमिक उपचार करने के बाद हायर सेंटर पर रेफर करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि अधिकांश लोग जो हैं जो जले हुए हैं उसमें एक तो 90% के आसपास बताया जा रहा है कि वो जल चुका है और बाकी जो है 40% से ऊपर जले हुए हैं। किशन जोशी, न्यूज़ 18, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा हादसे का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी संज्ञान लिया। सीएम धामी ने कहा 4 वन कर्मियों की मौत बेहद दुखद है। मृतकों के परिजनों को सीएम धामी ने 10-10 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। सभी घायलों को एयरलिफ्ट कर हल्द्वानी के बेस अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। बागेश्वर के जंगल भी लगातार जल रहे हैं और बैजनाथ और धर्मघर रेंज के जंगलों में बीती रात से आग लगी हुई है। आग के कारण चारों ओर धुंध बढ़ गई है। आग लगने से उमस भरी गर्मी भी ज्यादा होने लग गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द आग पर काबू पाने की मांग की। वहीं धर्मघर के रेंजर ने बताया है कि जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। साथ ही आग लगाने वाले शरारती तत्वों को पकड़ने की कोशिशें भी की जा रही हैं। चंपावत जिले को आदर्श जिला बनाने के लिए तेजी से काम किया गया और तेजी से काम किए जाएं। जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो काम धरातल पर दिखें। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून और चंपावत के अफसरों को दिए हैं। सीएम धामी ने कहा चंपावत जिला ऐसा है जहां पहाड़, मैदान, तराई का इलाका है और मॉडल जिला बनाने में सभी बातों का ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा चंपावत में 3-4 दिन की यात्रा के हिसाब से यात्रियों के सर्किट बनाए जाएं और टाउन प्लानिंग पर भी ध्यान दिया जाए। बता दें कि चंपावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को पर्यटन विभाग की समीक्षा करते हुए कोटद्वार से चारधाम यात्रा की संभावनाएं तलाशे जाने के निर्देश दिए थे, जिसे लेकर जिला व्यापार संघ खासा उत्साहित है। जिला व्यापार संघ ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार से चारधाम यात्रा की शुरुआत की जाती है। इससे कोटद्वार, सतपुली, पौड़ी समेत कई छोटे बड़े पहाड़ी बाजारों पर इसका सीधा असर पड़ेगा और व्यापार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। प्राचीन मंदिर हैं
अगर टूरिस्ट इधर से आएगा तो निश्चित है यहाँ की व्यापारी को भी जो है प्रोग्रेस करने का रास्ता खुलेगा। और अगर सरकार ऐसा काम करती है तो हम धामी जी के इस निर्णय का बहुत स्वागत करेंगे। कांग्रेस के अंदर विभीषण कौन है जो कांग्रेस में रहकर बैकडोर से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? हरीश रावत गणेश गोदियाल की बात पर आगे एक्शन चाहते हैं तो बीजेपी ने बैकडोर से साथ देने वालों का धन्यवाद दिया है। देखिए, जीतना हारना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, हम लोग चुनाव लड़े तो जीतने के लिए लड़े थे, लेकिन भाई जो जहां पर है उसको उस जगह से कांग्रेस के हित के लिए किसने क्या किया है ये निश्चित रूप में चेक होना चाहिए। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का ये बयान साधारण बयान नहीं है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद गणेश गोदियाल ने जो बात कही तो कांग्रेस के कई नेताओं के कैरेक्टर पर सवाल है। जो बात कांग्रेस की करते हैं पर चुनाव में मदद बीजेपी की करते हैं, तो सवाल है कि कांग्रेस के विभीषण है कौन, और क्या ऐसे ही विभीषण हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? कांग्रेस नेता हरीश रावत का कहना है कि ऐसे चेहरे सामने आने चाहिए और उनके आका भी, और इसकी जांच और खुलासे का काम पार्टी नेतृत्व को करना चाहिए। जो यहाँ के स्थानीय नेतागण हैं उनको देखना है कि भाई ऐसे तत्व कौन से हैं और उन तत्वों को किसका संरक्षण मिल रहा है, और ऐसे तत्व हैं तो उनको निकाल बाहर करना चाहिए। और ये जो संरक्षण है तो वो नेताओं का भी जो है चेहरा साफ होना चाहिए। उनके संरक्षण वाले लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। गणेश गोदियाल के बयान के बाद कांग्रेस में शक की सुई चारों तरफ घूम रही है। सवाल है कि इस खेल में बड़े चेहरे शामिल हैं या छोटे कार्यकर्ता जो बीजेपी का बैकडोर से साथ दे रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जो बात गणेश गोदियाल अब कह रहे हैं वो पहले ही कह चुके हैं, और पीछे से लोकसभा चुनाव में मदद करने वाले कांग्रेस नेताओं का धन्यवाद। तो मैं कह सकता हूं कि अगर उनकी समीक्षा में इस प्रकार के विषय निकल कर आ रहे कि कांग्रेस के कुछ लोग कांग्रेस के अंदर रहकर बीजेपी समर्थन कर रहे थे, तो मैं उन सब लोगों का हृदय आभार व्यक्त करता हूं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की जीत में अपना योगदान दिया है। चुनाव लड़कर हारने वाले गणेश गोदियाल के बयान ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, और बैकडोर से मदद करने वाले ऐसे विभीषणों को बीजेपी का भी धन्यवाद शक जाहिर करता है। अब देखना होगा कि कब कांग्रेस नेतृत्व पार्टी में बैठे विभीषणों का चेहरा बेनकाब करता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। टिहरी से बीजेपी सांसद माला राज्य लक्ष्मी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में चुनाव में कांग्रेस के राजा रानी वाले आरोपों पर कहा है कि मैं खुद को रानी की तरह नहीं मानती। अगर कांग्रेस ही मानते हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। टिहरी लोकसभा सीट को जीतने के लिए कांग्रेस ने तमाम जतन किए, लेकिन यहां पर राज परिवार का तिलिस्म इस बार भी बरकरार रहा। यहां की सांसद राज लक्ष्मी शाह ने तीसरी बार लगातार चुनाव जीतकर चौथी बार सदन भेजी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। रानी साहिबा, आप चौथी बार सदन पहुंची हैं और इस बार हैट्रिक भी आपने लगाई है। अब टिहरी के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? सबसे पहला तो आपको नमस्कार करती हूं। आपने मेरे साथ इंटरव्यू लिए हैं। चुनाव आता है खासकर आपकी सीट पे, तो कांग्रेस राजा और प्रजा का मुद्दा उठाकर आपको घेरने का प्रयास करती है। इस मुद्दे को कैसे खत्म करेंगे आप? देखिए, ये मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है, वो तो हमेशा आ रहा है। इस बात पर मुझे हंसी आता है क्योंकि जो चीज़ें ख़त्म हो गए हैं, आज भी आप लोग जो कांग्रेस के लोग हो कहते हैं तो ये तो बहुत ही फनी बात लगता है। अगर आज भी आप लोग यही समझते हैं तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं? तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। तो हमने तो नहीं बोला कि हम ये है या वो है। अगर आप इसके बारे में आज भी सोचते हैं तो ये हमारा सौभाग्य बोलूं या क्या बोलूं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ टिहरी के सांसद वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की भीषण किल्लत से परेशान शहर के लोगों का आक्रोश सड़क पर दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने जल संस्थान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और जल संस्थान के दफ्तर में तालाबंदी कर नाराजगी जताई है। तालाबंदी करने के बाद लोगों ने शहर भर में जुलूस निकाला, फिर जल संस्थान के दफ्तर पर धरना दिया।
सड़कों पर भारी संख्या में उमड़े लोगों ने पंपिंग पेयजल योजना के लिए वित्तीय स्वीकृति की मांग की। शहर के लोगों ने बीते लंबे समय से पानी को लेकर परेशानी जताई है और 6 जून से लगातार धरना भी दे रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में गर्मी और कम बारिश की वजह से प्राकृतिक जल स्रोत सूखने लगे हैं, जिसकी वजह से पीने के पानी के संकट के साथ ही सिंचाई की नहर भी सूखने लग गई है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग बारिश की राह देख रहे हैं। विभाग का कहना है कि पानी के संकट को दूर करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, साथ ही जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने की बात भी हो रही है। जिसमें से 118 नहरें अभी पूर्ण चलित अवस्था में है, लेकिन अभी फिलहाल पानी की वजह से नहरों में थोड़ा पानी की कमी हो गई है। अभी फिलहाल जो गाँव द्वारा ग्रामीणों द्वारा जैसा कि स्थल पे निरीक्षण करके देखा गया है, तो वहाँ पे बीज लगाने का काम हो चुका है। हेमकुंड साहिब में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। 25 मई से शुरू हुई यात्रा में अभी तक 60,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। यात्रा की व्यवस्था देखकर श्रद्धालु भी खुश दिखाई दिए। प्रशासन ने हेमकुंड साहिब में सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ और पुलिस टीम को तैनात किया है, जिससे किसी भी तीर्थ यात्रियों को कोई समस्या न उत्पन्न हो सके। हेमकुंड साहिब में लगातार ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप कि कैसे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए कवायदें की जा रही हैं। 25 मई से शुरू हुई यात्रा में अभी तक 60,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं और इसकी व्यवस्था को देखकर श्रद्धालु भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या श्रद्धालुओं के आगे नजर नहीं आ रही है। प्रशासन ने हेमकुंड साहिब में सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ और पुलिस टीमों को भी तैनात किया हुआ है, जिससे किसी भी तीर्थयात्री को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।